नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मोदी सरकार पार्ट 2 का आखिरी पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेश कर दिया है। इसे अमृतकाल का बजट भी कहा जा रहा है। राहत, सौगात और योजनाओं का पिटारा खुला और लगभग हर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान हुए। इलेक्ट्रिक वाहन, देसी मोबाइल जैसी कई चीजें सस्ती हुई, तो वहीं सिगरेट अब हेल्थ के साथ जेब पर भी भारी पड़ेगी। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक सालाना आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा करते ही सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। सोना चांदी की चाहत रखने वालों को थोड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री ने इसे सर्वसमावेशी और भविष्य का बजट बताया, तो विपक्ष के कई नेताओं ने इसे निर्मम बताया और पुराने वादों को भी याद दिलाया। सीएम भूपेश ने पूछा कि क्या अब रेलवे को निजी हाथों में बेचने की तैयारी चल रही है। ऐसे ही कई सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ है बजट से जुड़ा बड़ा पैनल, जिनसे करते हैं चर्चा की शुरुआत। लेकिन पहले ये बाइट्स। छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगे हो गया है। एक चीज़ और, जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो, कुटकी, सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी एमएसपी आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार भी हमारी सरकार होती है और पूरे देश को उम्मीद होती है, उसी प्रकार हमें भी उम्मीद होती है। हमारी बहुत सारी उम्मीदें थीं। कृषि मंत्री होने के नाते कृषि के क्षेत्र में मुझे विशेष उम्मीदें थीं, लेकिन उम्मीदों में ये बजट खरा नहीं उतरा है। देखिए, ये बजट अत्यंत ही निराशाजनक है। इसमें महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। आज महंगाई इस सीमा में पहुंच गई है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये बजट जो है अन्य बजट के अपेक्षा सबसे खराब बजट है। आम लोगों के लिए बजट नहीं है। ये बजट जो है, इनके जो मित्र हैं अडानी, अंबानी और जो बड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों का बजट है। इसमें गरीब लोगों के लिए कहीं कोई विशेष लाभ नहीं दिखा। रोड मैप है। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिकता के आधार पे उन 7 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जिसे बजट में सप्तऋषि कहा गया। अमृतकाल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक बजट की पहुंच। हमारे देश की वर्तमान चुनौती और भविष्य की जो हमारी संभावनाएं हैं, उसके आधार पर यह बजट बनाया गया है। अगर आज की बड़ी उपलब्धि कहेंगे तो हमारे देश का मध्यम वर्गीय, शासकीय कर्मचारी, छोटे व्यवसायी, बहुप्रतीक्षित मांग थी इनकम टैक्स, उसमें 7 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। इस बजट में अगर हम देखेंगे, किसान से लेके सारे देश की जितने भी वर्ग हैं, सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के निर्माण के लिए जो जो हमको करना चाहिए, उस बजट में सारा प्रावधान है। यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है। ये देश के सर्वांगीण विकास का बजट है। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। निश्चित रूप से यह बजट ऐतिहासिक है। हर वर्ग की तरक्की का ध्यान इस बजट में रखा गया है और निश्चित रूप से यह बजट स्वागत योग्य है। देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हमने अभी सुनी। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया है, राज्य सरकार के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया है और बीजेपी की भी प्रतिक्रिया हमने देखी। किसी की नज़र में ये बजट अधूरा है और उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो किसी की नज़र में बहुत बेहतर बजट है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। आज दिन भर हमने चर्चा की है, आर्थिक पहलुओं पर चर्चा की, अलग अलग वर्गों की राय जानी। अब हम आते हैं और देखते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधि हमारे साथ जो हैं वो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है, कैसे देखते हैं वो नज़रिए से। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के नेता श्रीचंद सुंदरानी, कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल और जोगी कांग्रेस के नेता भगवान नायक। आप तीनों का एशियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कन्हैया अग्रवाल जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। राज्य को भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं बजट से। क्या आपको लगता है कि ये बजट
आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है? देखिए, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का सबने हम उनका सुना जी। और मैं सुबह से आज अनेक चैनलों पर गया हूँ। सुबह से मैंने इस बात को कहा कि आज ये आंकड़ेबाजी वगैरह मैं नहीं जानता, ना मैं कोई अर्थ विशेषज्ञ हूँ, ना किसी अन्य प्रकार का विशेषज्ञ हूँ, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि आम जनता, पूरे देश की जनता टकटकी लगाए ये देख रही है कि महंगाई कैसे कम होगी। आप आंकड़ों के मायाजाल में जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, बहुत सारी चीज़ें बात हो जाती है जी। अभी आप बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे कि क्या 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 किस किस सेक्टर में रखा गया है, पर महंगाई को कम करने के लिए कहाँ पर प्रयास हुआ, ये एक शब्द भी पूरे बजट में नहीं है। आज बेतहासा महंगाई बढ़ रही है। अनाज और किराना, मसाले जैसी वस्तु हमारी पहुंच से दूर हो रहे हैं। छोटी छोटी वस्तुओं पर जो है पैक्ड, पहले तो पूरे वस्तुओं पे लगा दिया गया था सीधे जीएसटी, अब उसको पैक्ड पे कर दिया गया है। लेकिन पैक्ड जो है, जितने भी अनाज है, किराना है, मसाले हैं, पनीर है, दही है, सारी चीज़ें हमारे जीवन की दिनचर्या की वस्तुएं, सब पर जीएसटी के भार के साथ महंगाई और बढ़ाई गई है। लेकिन इस महंगाई को कम करने की दिशा में कहीं प्रयास नहीं हुआ है। पेट्रोल, डीजल, ये दो जो है गैस, रसोई गैस सिलेंडर, जो ये लोग बात करते हैं कि हमने, क्योंकि बजट में सुन रहा था 2013 के बाद इतना काम हुआ है जी, तो 2013 के बाद जो है वो गैस सिलेंडर जो 425 रुपए का था, वो आज 1100 रुपए के लगभग पहुंच गया है। इस बात को कहीं इन लोगों को जो है चिंता नहीं है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं है। 2013 में जब $145 प्रति बैरल कच्चे तेल का रेट होता था, तब 70 रुपए डीजल पेट्रोल का रेट था। आज $39 तक गिरने के बाद वो $80 तक पहुंचा है प्रति बैरल का रेट। तब भी हमारे यहाँ 100 कार है। और आपने देखा होगा, जब भी $1 भी रेट बढ़ता था जी, प्रति बैरल का, 45 पैसा प्रति लीटर का रेट बढ़ता था। 50 पैसा, ₹1 हम लगातार देखते कि रोज बढ़ता था। और अब उस रेशियो से कम 15 रुपए पेट्रोल डीजल में 6 महीने पहले कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन कम ही नहीं हुए, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियां बेतहासा कमाई कर रही है। भारत सरकार अपरोक्ष रूप से उस कमाई की हिस्सेदार है, लेकिन आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, बिल्कुल, यानी आपका मानना है कि आम जनता को इस बजट से राहत नहीं दी गई है। बिल्कुल, आपका ये मानना है कि महंगाई को कम नहीं करेगा, आम जनता को राहत नहीं। प्रतिक्रिया बिल्कुल बताएं जी। 7 लाख रुपए को लेकर के बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है। 7 लाख रुपए इनकम टैक्स छूट हो गई है। वो जो 2 लाख रुपए बढ़ाया गया 5 से 7 में, उसमें जो है खींच भी लिया गया है। जब जो LIC कराते हैं, जो लोग जीवन बीमा में पैसा जमा करते हैं, जो होम लोन का होता है, जो और दूसरी छूट जो होती है, वो सारी छूट जो है इस 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स से वापस ले ली गई है। वहाँ उनको ये कोई छूट नहीं मिलेगी। तो एक और जो है, आप ये कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए तक का फ्री हो गया है, तो आपको 5-7 हज़ार रुपए की कुछ राहत हो जाएगी। दूसरी ओर जो छूट मिलती थी, जो वो राहत थी, उस राहत को आपने खत्म कर दिया है। कुल मिलाकर के केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा कर दिया गया कि आपको राहत दी जा रही है और दिया कुछ नहीं जा रहा है। तो ये चलिए, इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सबसे पहले लेते हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया, श्रीचंद सुंदरानी जी, जो कन्हैया जी का आरोप है कि महंगाई को कम करने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल, बहुत सारे सेक्टर पर फोकस है और हम उस पर एक एक करके चर्चा भी करेंगे कि किस क्षेत्र के लिए कितना किया गया। लेकिन जो सीधा सीधा आरोप है कांग्रेस का, वो ये है कि महंगाई को कम करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाए गए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कल ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई जी, जिसमें 6.5% ग्रोथ की बात पूरे देश में की गई और महंगाई 4% पर आकर खड़ी होगी। तो कहीं न कहीं उस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट का असर इस बजट पे देखने को मिल रहा है। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने का काम, कहीं न कहीं वे कोरोना महामारी के चलते जो लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग पीड़ित हो गए थे, कहीं न कहीं वो कहीं पीछे हो गए थे या उनको आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ था, उनको 9,000 करोड़ रुपए की मदद देकर उनको फिर से स्थापित करने की बात। तो रोजगार बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जनता की जेब में जब पैसा आता है तो महंगाई अपने आप कम हो जाती है, महंगाई का असर कम दिखने लगता है। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, आज की परिस्थितियां और वे परिस्थितियां बहुत अंतर है। आज
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर पेट्रोल क्रूड के दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक पेट्रोल डीजल की बात को अगर छोड़ दें तो बाकी सब चीज़ों पर आज नियंत्रण सरकार का है, निश्चित रूप से है। और मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा सबको घर अपना आवास का सपना साकार हो, हर उस गरीब के पास अपना स्वयं का मकान हो, ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगातार उस दिशा में काम कर 66% का अधिक उसके लिए राजस्व रखा गया है। प्रधानमंत्री 66% की ग्रोथ उसमें रखी गई है इस बजट में। 79,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन सुंदरानी जी, मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछले दिनों का टारगेट देखें तो 80 लाख मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना में रखा गया था। लेकिन जो अचीवमेंट है वो अगर हम टारगेट जब आर्थिक सर्वे में समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि कुल मिलाकर जो मकान बने वो 38 लाख बने। टारगेट से 42 लाख हम पीछे रह गए थे, 12 लाख शहरी क्षेत्रों में और 26 लाख जो है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो क्या आपको लगता है इस बार जो ग्रोथ दी गई है 66%, 66% की जो ग्रोथ दी गई है, तो उससे जो लक्ष्य अधूरा रह गया था उसको पाटने में मदद मिलेगी? बिल्कुल, ये लक्ष्य को पूरा करने के दिशा में कदम है, लेकिन राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिला। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने 11 लाख मकानों का जो केंद्र से पैसा आया उसको वापस लौटा दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार अपना अंशदान। बिल्कुल, ये आरोप पिछले काफी दिनों से चल रहा है और जवाब ले ही लेते हैं। कन्हैया जी, आप पर फिर वही आरोप घूम कर आया है कि राज्य सरकार जो है लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई, पैसा लौटा दिया, घर नहीं बना पाई। क्या जवाब देंगे? सरकार ने पैसा नहीं लौटाया, पहली चीज। पैसा केंद्र सरकार ने वापस लिया। दूसरी चीज, राज्य सरकार के पास केंद्र से जो पैसा लेना है वो पैसा केंद्र सरकार राज्य को दे नहीं रही है। राज्य के पास आर्थिक स्थिति कमजोर थी, राज्य उस समय भुगतान नहीं कर पा रहा था अपने अंश का, इन्होंने सीधे पैसा वापस ले लिया। अब राज्य सरकार ने जब 400 करोड़ रुपए दिया है उसके बाद आज तक वो पैसा नहीं आया है, आज तक काम शुरू नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव का रवैया अपना रही है। लेकिन ये विषय अभी चर्चा का नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा को मैं लंबा नहीं करना चाहूंगा। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि महंगाई की बात को लेकर के जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर चर्चा करने से हिचकते हैं। अभी आदरणीय सुंदरानी जी कह रहे थे कि रोजगार बढ़ेगा तो अपने आप महंगाई कम लगने लग जाएगी, यानी आदमी कमाए और ज्यादा कमाए और ज्यादा मेहनत करे, लेकिन 100 रुपए की चीज 150 में खरीदनी है तो उसको खरीदे। उस 150 को कंट्रोल करके 100 पे लाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। चलिए, ये एक दोतरफे जो कहते हैं ना कि इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति, इस पर जब विस्तार से चर्चा करूंगा तो उस मुद्दे पर भी चर्चा आएगी। भगवानू जी, राज्य की पार्टी है, राज्य के हित की बात, ये मोटो लेकर आपकी पार्टी स्थापित भी हुई थी। छत्तीसगढ़ किसानों का स्टेट है। जब किसानों की चर्चा होती तो आज के बजट में किसानों के लिए क्या है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो बजट रखा है उसमें 1 करोड़ किसानों को देखें तो अगले कुछ दिनों में जैविक खेती के दायरे में लाने की बात की गई है। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना के तहत जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो जैविक उर्वरक हैं उसको उपलब्ध कराना, उस तरह के तमाम साधन करना, खेती को और मुनाफेदार बनाने, 20 लाख करोड़ की ऋण सीमा जो कृषि ऋण सीमा है उसको बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। और अगर मैं बात करूं तो कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, मछली पालन, इसको बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए। क्या आपको लगता है कि राज्य के जो किसान हैं या जो सारे देश के ही किसानों की बात करें तो उनकी जो अपेक्षाएं इस बजट से थी वो पूरी हो पाएं क्या? देखिए अभय जी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में विशेष करके किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और ये वो निराश हुए हैं। इसका बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ, भारत कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आप देखेंगे दिल्ली में किसानों के द्वारा, देश भर के किसानों के द्वारा लगभग 1 साल तक उन्होंने एमएसपी पर कानून बनाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। लगभग 700 जो किसान है वो शहादत हुए और अभी कुछ ही दिन पहले आप देखेंगे 26 जनवरी से छत्तीसगढ़ के किसानों में ने भी इसी मांगों को लेकर के उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया। किसान चाहते हैं कि उनका जो फसल है, उनका जो उत्पादन है उसकी गारंटी होनी चाहिए, उसका समर्थन मूल्य घोषित होनी चाहिए। आप जैविक खेती की बात कर रहे हैं या जो दावे कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, लेकिन जब उनके उत्पादन का जो सही दाम नहीं मिल पाएगा तो किसान कैसे आगे बढ़ेगा? और दूसरी बात, आप किसान का जो कर्ज मुक्त करके आप उस पर एहसान मत कीजिए, उनकी ऐसी स्थिति कीजिए। आपने किसानों की आय दुगनी की बात की थी कि उनकी आय को दुगनी करेंगे, उस पर क्या हुआ? अभी आप जो है प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे थे, मैं इस पर भी आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी की सरकार ने 2022 तक इस देश को झुग्गी मुक्त करने की बात की थी।
आज दोनों ही दल के नेता यहाँ पर बैठे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए 7 लाख जो मकान है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बन जाने चाहिए थे, उसका नुकसान चाहे भारतीय जनता पार्टी के कारण हो या कांग्रेस के कारण हो, दोनों ही राष्ट्रीय दल जो है इस पर कहीं ना कहीं दोषी है। और इस जो बजट है इस वर्ष का, इससे महिलाओं को, युवाओं को काफी उम्मीद थी, खास करके जो बेरोजगार युवा वर्ग है, जिन्होंने मोदी जी जो गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उस पर ये कुछ काम नहीं कर पाए। महंगाई को इन्होंने डायन की संज्ञा दी गई थी, महंगाई पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो महंगाई पर जो एक विशेष कुछ किया जाना चाहिए था, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे ये जो है पेट्रोल की बात हो, इस पर सरकार कुछ फोकस नहीं कर पाई। तो पुराने जो वादे और जो दावे थे उसी तरीके से चुनाव में इसका लाभ उठाने के लिए एक प्रकार का एक जुमला नजर आता है, जिससे आम जनता कोई फायदा जी बिल्कुल। सुंदरानी जी, बात घूम फिर कर बार बार महिलाओं की और जो महंगाई है उस पर केंद्रित होती है। महिलाओं के लिए बात करें तो इस बार जो बजट है निर्मला सीतारामन ने पेश किया, उसमें आज़ादी के अमृत काल में महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा की गई। 2 साल तक के लिए आप एक FD कर सकते हैं 2 लाख रुपए की, और 7.5% ब्याज मिलेगा अगर किसी महिला या किसी लड़की के नाम पर उसको किया जाता है। लेकिन महिलाओं को जो उम्मीद थी कि रसोई गैस सस्ती हो जाएगी, उनके किचन का जो खर्च है वो कम हो जाएगा, जिसको ईज ऑफ लिविंग कह रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग, प्रधानमंत्री ने खुद भी इस बात की चर्चा की है, ईज ऑफ लिविंग की। तो क्या उस पर आज का बजट जो है उम्मीदों पर खरा उतरता है? क्योंकि हम देखते हैं अगर पिछले 2 साल की तुलना करें तो जो रसोई गैस की सब्सिडी है वो काफ़ी कम कर दी गई है। 350 अरब रुपए से घटाकर ये कुल भार जो है आज 58 अरब रुपए पर पहुंच गया। यानी कि महिलाएं नाराज हों तो हों, लेकिन वो सब्सिडी कम की गई। तो क्या आपको लगता है आप उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं? देखिए, निश्चित रूप से गैस सिलेंडर की सब्सिडी कम की गई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, और आज की पोजीशन में गैस सिलेंडर के दाम अधिक है, ये भी मैं महसूस करता हूं। लेकिन कई जगह पे व्यावहारिक कठिनाइयां सरकार के सामने होती है। सरकार आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम हर व्यक्ति को करने का कर रही है। आप देखिए, धान का समर्थन मूल्य, मैं कन्हैया भाई नाराज हो जाएंगे अभय जी, 55 साल सरकार चलाया कांग्रेस ने, 1300 रुपये से ऊपर धान का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने 8 साल में धान के समर्थन मूल्य को 2100 रुपये तक पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर सुविधाएं दी जा रही है, उत्पादन बढ़ाएं, यूरिया देने की बात करें या उसमें सब्सिडी देने की बात करें, तो केंद्र सरकार तो लगातार इस क्षेत्र देश की जनता को राहत देने का काम कर रही है। अब उसके बाद भी आज आप कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने मुफ्त में राशन दिया 80 करोड़ जनता को, और वैक्सीन लगाने का काम किया, बूस्टर डोज देने का काम किया, कोरोना में विजय प्राप्त की हम लोगों ने। आज चाइना की हालत क्या है, आज अमेरिका की हालत क्या है, आज आर्थिक रूप से देशों की स्थिति क्या है, भारत कितना आगे बढ़ रहा है, ये कुछ वस्तुओं की महंगाई बढ़ी है। निश्चित रूप से मैं इस बात को नकारता नहीं कभी, लेकिन राष्ट्र को मजबूत बनाना, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति को दबंगता के साथ प्रस्तुत करना, आतंकवाद समाप्त करना। क्या स्थिति थी 2014 के पहले तक पूरे देश में, जो आतंकवादी गतिविधियां किस रूप में होती थी, किस प्रकार से इस देश को चला जाता था, आज इस देश की प्रतिष्ठा क्या थी। लेकिन आज भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। निश्चित रूप से महंगाई का थोड़ा असर है, वह भी आने वाले दिनों में लगातार महंगाई का प्रभाव कम होते जा रहा है, और आने वाले समय में हम महंगाई कम हो जाएगी, ये वादा है, 4% कम हो जाएगी, ये वादा है। और दूसरी बात रोजगार, देखिए मैं 2014 के पहले जो इनकम थी 1 लाख रुपए के अंदर थी, आज लगभग दुगनी हो गई, 1,95,000 के आसपास प्रति व्यक्ति। इस दौरान जो है महंगाई का इंडेक्स कितना बढ़ा है उस पर भी एक बार चर्चा करें तो शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आमदनी बढ़ी है तो क्या ग्रोथ के इंडिकेटर जो हैं वो महंगाई का इंडेक्स भी उसी तरह से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर वो बढ़ा है तो आपकी बढ़ी हुई आमदनी बेकार हो जाती। कन्हैया जी, जो दावा है वो ये सीधे सीधे है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है सुधर रही है, तो महंगाई कहीं ना कहीं
जो है लोगों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान पर थी। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इसका मतलब है कि हमने कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई ग्रोथ हासिल की है, इसलिए हमारा देश जो है आर्थिक रूप से स्थिर हो रहा है। तो क्या आप इसके बावजूद मानते हैं कि कुछ किया नहीं गया? मैंने कभी नहीं कहा कि इस देश में कुछ नहीं हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक राग जानते हैं केवल कि देश में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। अभी आदरणीय कह रहे थे 55 साल जो है कैसे गुजरे सब जानते हैं। और मुझे सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि देश की प्रतिष्ठा क्या थी 2014 के पहले लोग जानते हैं। इस देश की प्रतिष्ठा ये थी कि इस देश की प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान, जिसका नाम लेकर के आप वोट मांगते हैं, उसके 2 टुकड़े किए थे। वो इंदिरा जी ने किए थे, वो कांग्रेस की सरकार ने किया था। इस देश में जो है इंदिरा जी को लौह महिला के नाम पे जाना जाता था, जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया था, जिसको विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में जाना जाता था। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 8 साल में जो कुछ हुआ देश बना है। ये देश बनाने की बात कर रहे हैं। मैं इसलिए हम कहते हैं कि इन 8 सालों में देश बनाने की जगह आपने देश की जो है बनी हुई संपदा को बेचने का काम जरूर किया है। 8 वर्षों में जितना निर्माण हुआ है उससे ज्यादा देश की संपदा को बेचने का काम हुआ है। आज हम लोग अभी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में एक बड़ा संकट आप लोगों ने सबने दिखाया मीडिया में, वो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के। आज जो महिलाओं को सम्मान पत्र की बात हो रही है, जो 2 साल के लिए ब्याज जमा एक्स्ट्रा मिलेगा, पर आज तो जमा धन सुरक्षित नहीं है। हमारा जमा धन हम ऐसे लोगों को जो एक राजनीतिक दल के प्रमुख रूप से हिस्सेदार बन चुके हैं, जिनको हमारे आज शत्रुघ्न सिन्हा जी का मैं सुन रहा था, हम 2 हमारे 2 के लिए है। तो ये अदानी जी की कंपनियों के लिए हम पूरा पैसा जो है हमारी बैंकों का कर्जा दे रहे हैं, उनकी बैंक गारंटी में लगा दे रहे हैं। तो आज तो हमारा जमा धन सुरक्षित नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही जो है LIC का 12,000 करोड़ रुपए जो है मुश्किल में फंसा हुआ है, खबर हम लोगों ने देखी है। तो ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले कदम नहीं है। कदापि जो है अर्थव्यवस्था को इन लोगों के माध्यम से जो अचानक बूम दिखाया गया, और वो बूम फिर अभी देख लिया हम लोगों ने, 3रे स्थान से लेकर के वो 12वें स्थान पर पहुंच गए। तो ये जो काल्पनिक जो आंकड़ेबाजी है, 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय को 2 लाख हो गई है। 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय नहीं हुई है, वो 2 लाख रुपए की गणना वो प्रमुख 10 घरानों के बीच में हो रही है। उनकी आय का समान वितरण नहीं हो पा रहा, ये कहना है कन्हैया जी का। और गरीब हुआ है, आम आदमी गरीब हुआ है, अमीर आदमी अमीर हुआ है, ये आरोप है। बिल्कुल, यानी कि समानुपाती जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो विकास नहीं हो पाया है, समाज के कुछ वर्गों को ही विकास का लाभ मिला, ये कहना है कन्हैया जी का। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इन मसलों पर भी चर्चा करेंगे कि बाकी सेक्टर के लिए बजट में क्या है, और उसमें जो चीजें व्यवस्था की गई हैं, जो एलोकेशन किया गया है, क्या वो इकोनॉमी को आगे पुश करने में मददगार होगा। छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत।